हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने जाना कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, संविधान में इसके बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है, किस आर्टिकल्स में किस बात को इंगित किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर चुके थे पिछले वीडियो के माध्यम से। तो आज हम लोग इसके पार्ट 2 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। पिछले जो हम लोग देखे पार्ट 1, आज पार्ट 2 के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें बताए थे आप लोगों को पार्ट 1 में ही कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। यानी जो अभी वर्तमान बजट सत्र चल रहा है, अभी 18वीं लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है, जो कि दूसरा सत्र है बजट का। पहला सत्र तो जब सरकार गठन हो जाती है तभी हुआ था, लेकिन ये दूसरा सत्र है। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण अभी हमारा हाउस में टेबल किया गया है। तो इस तरह से अभी क्या किया हुआ है, तो लोकसभा अध्यक्ष के हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया है। और ये विपक्षी सांसदों के द्वारा लाया गया, विशेषकर कांग्रेस सदस्यों के द्वारा, जिसमें कुछ कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस पर सहमति दर्ज की है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रोसेस हम लोग समझेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस तरह से हटाया जाता है। पहली बात है कि ऐसा नौबत क्यों आता है, तो हम लोग ये जानेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों हटाया जाना। ये ऐसा प्रश्न मन में आनी चाहिए, क्यों। तो पहली बात है कि अगर बाई द वे, क्योंकि वो जिस हाउस का मेंबर होता है, तो लोकसभा का वो सदस्य होता है, और लोकसभा का सदस्य होते हुए पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होता है। तो उसका काम होता है कि निष्पक्षता के साथ साथ सभी के समक्ष समान व्यवहार, यानी सभी की उपस्थिति के साथ उनकी उपलब्धता का समायोजन के तहत उनका क्या करना, तो काम का सुचारू ढंग से समायोजित करना। तो इस तरह से बताया जाता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, इन पर हमेशा प्रश्न उठता है निष्पक्षता को लेकर। विपक्षी सांसदों के द्वारा इम्पार्शियलिटी को लेकर इन पर ज्यादा प्रश्न उठाया जाता है। तो इसके लेकर अभी जैसे कि हुआ क्या है कि जब बजट सत्र आरंभ हुआ था तो राहुल गांधी को बोलने का सबसे पहले अवसर दिया गया। तो उनके द्वारा जो अभी बजट सत्र के दौरान बजट पर, यानी बोला जाए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि बजट पर ही भाषण दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा ना एक पूर्व सेना अध्यक्ष, हमारे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी का एक बुक आया है, उस पर कुछ उन्होंने उस बुक की कुछ पंक्तियों को वो पढ़ रहे थे। तो वो उसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जा रहा था उनके द्वारा। हालांकि सदन की परंपरा रही है कि जो भी बात आप बोले वो ऑथेंटिकेशन उसका बहुत जरूरी होती है। तो ये हुआ क्या कि राहुल गांधी को इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हुई कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, और सत्तारूढ़ दल के द्वारा बार बार टोका टोकी किया जा रहा था। तो ये पूरा जो बजट सत्र था वो पूरा ही ऐसे ही समय चला गया और इस पर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि वो उनके द्वारा बोला गया कि क्या जो बजट में बताया गया, क्या ये विदेश नीति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है कि नहीं बजट में। तो इसके लेकर इम्पार्शियलिटी को लेकर इन पर क्या हुआ, तो सवाल उठा कि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष हैं या नहीं है। तो इसके लेकर एक मोशन लाया गया है। और वो मोशन लाने का एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले 100 सदस्यों का, यानी 100 जो सदस्य वहां का सांसद होते हैं उनका हस्ताक्षर होता है। और वो हस्ताक्षर, हालांकि अभी वर्तमान में 120 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ है। और अभी कहा एक प्रस्ताव दिया जाता है किसको, तो लोकसभा सचिवालय को दिया जाता है। और सबसे पहली बात है कि हटाने से पहले इनको 14 दिन का पहले पूर्व नोटिस दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को। और क्यों दिया जाता है, तो क्यों, अगर उनको इस बात का नोटिस दिया जाता है तो वो क्या करेंगे, आर्टिकल 96 के तहत बताया गया है कि जब उनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो उस चेयर को एड्रेस नहीं करेंगे, यानी जो पीठासीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में एक्ट नहीं करेंगे। तो वो एक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सदन में भाग ले सकते हैं। सदन की प्रक्रिया बोले तो कार्य संचालन नियमावली के तहत जो भी सदन की कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न का जवाब, यानी बोला जाए कि प्रश्न काल में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मतदान की प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले सकते। इस बात को हमेशा याद रखना हम लोग। तो ठीक है, तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय को दिया जाएगा। सबसे पहले फंडा क्या है, तो 100 सदस्यों का होना बहुत अनिवार्य होता है। सेकेंड क्या है कि हटाने का प्रस्ताव से पूर्व 14 दिन पहले नोटिस, तो ये तो नोटिस देना पड़ेगा। और सदन में प्रस्ताव पर चर्चा होगा। अब जैसे अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ, हुआ क्या है कि अभी बजट सत्र चल रहा है,
तो बजट सत्र चल रहा है, तो अभी क्या हुआ, योजना अवकाश होता है, बीच में योजना अवकाश हुआ है, तो नोटिस तो मिल चुका है उनको, तो अभी 14 दिन का टाइम है, तो अभी फिर से 8 तारीख से हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होगा, बजट सत्र का सेकेंड फेज स्टार्ट होगा, तो उस पर अब चर्चा होगी। जो उनको हटाने से रिलेटेड जो प्रस्ताव लाया गया है, सदन में उस बात पर चर्चा होगी, पक्ष और विपक्ष दोनों उसमें भाग लेंगे। उसमें लोकसभा अध्यक्ष भी भाग ले सकते हैं, ऐसी परंपरा है, यानी संवैधानिक परंपरा है कि वो भी उसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको हटाने से संबंधित यानी बहुमत लाना होगा, यानी मतदान की प्रक्रिया होगा, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। चर्चा के दौरान मतदान की प्रक्रिया होगी और मतदान उपरांत प्रभावी बहुमत, यानी प्रभावी बहुमत क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि प्रभावी बहुमत किसको बोलते हैं। तो प्रभावी बहुमत का मतलब यह हुआ कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस रिक्त पद जो हो जाता है, यानी बोला जाए कि कोई सांसद का डेथ हो गया हो, या उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सदस्यता क्या कर दिया गया हो, सदस्यता रद्द कर दिया गया हो, या क्रिमिनल केसेस के द्वारा कोर्ट से उनका ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत उनका भी रद्द कर दिया गया हो। तो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा का भी कितना है, 543 है, और उनमें से मान लिया जाए कि 10 सांसद क्या होते हैं, पद रिक्त है उसका, तो 543 में से अगर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा 533, और इसका आधा से आधा कर दीजिएगा, तो यही क्या होता है, प्रभावी बहुमत होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी होता है। मतलब इतना हमको चाहिए, यानी अभी वर्तमान में 272 चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन वो किसका है, 543 का है, लेकिन इससे अगर कम कीजिएगा, अगर 10 घटा के और इसका हाफ कीजिएगा, वो इसका क्या होगा, इफेक्टिव मेजोरिटी होगा, यानी प्रभावी बहुमत होगा। तो प्रभावी बहुमत में क्या होता है, तो प्रभावी बहुमत में टोटल यानी लोकसभा के कुल सदस्यों का जो संख्या होता है 500, उसमें से जो पद रिक्त है कर देना है, घटा देना है, और उसका आधा कर देना है, तो वो हमारा क्या होगा, प्रभावी बहुमत हो जाएगा। मतलब उनको हटाने का जो रिजोल्यूशन है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है, प्रभावी बहुमत। कहीं कहीं जो बुक होता है, कुछ बुक साधारण बहुमत लिखता है, लेकिन वो बुक गलत लिखता है, और कहीं कहीं तो मेजोरिटी बहुमत लिखता है, लेकिन इस बात को नहीं बताता कि प्रभावी बहुमत होगा, कि विशेष बहुमत होगा, कि साधारण बहुमत होगा, कि टाई के केस में होगा। लेकिन यहाँ पे आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िएगा तो उसमें ब्रैकेट में लिख दिया है प्रभावी बहुमत का, अर्थात बहुमत का मतलब यह हुआ प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत का मीनिंग अलग, तीनों बहुमत का अलग अलग मीनिंग होता है, तो प्रभावी बहुमत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनको हटाने के लिए। और अंततः जब प्रभावी बहुमत के द्वारा ये मोशन क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटना पड़ेगा, और अंततः उनका पद रिक्ति का ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। होगा क्या कि अब हमको ये समझना होगा कि जो लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, इसलिए हटाने का ये जो मोशन लाया गया है कि संसदीय परंपरा की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए और संसदीय लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। और पक्ष और विपक्ष की जिस तरह से विपक्ष का आवाज अगर दबाया जा सकता है, विपक्ष भी एक तरह से हमारा संसद का ही सदस्य होता है, तो उनका भी आवाज सुनना बहुत ही जरूरी होता है लोकतांत्रिक शासन में। और लोकतांत्रिक शासन में सभी प्रतिनिधियों का आम जनमानस में उनका एक अलग ही भूमिका होती है, तो सभी को इंगित करना उनकी जवाबदेही होती है। इस प्रकार से बोला जाए तो संसदीय एकरूपता स्थापित करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक सुचारू ढंग से संचालन के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। और इनकी जो पद होता है, इस पद की गरिमा को बहाल करने के लिए और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है प्रभावी बहुमत, यानी हटाने के लिए जो मोशन। अभी तक हम देखेंगे कि हमारे देश में ना, जब से हमारा लोकसभा का 1951 से गठन हुई है और जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हुई है, तो हम देखते हैं कि कितना लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ये लाया गया है हटाने के लिए मोशन। तो सबसे पहले 1956 में आया था, जो हमारे देश के सबसे पहला लोकसभा अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था, तो जीवी मावलंकर साहब, उनको हटाने का भी मोशन लाया गया था। हालांकि अभी तक किन्हीं, ये चौथा हो जाएंगे, इनको लगाकर ओम बिरला को लगाकर चौथा मोशन है, लेकिन फर्स्ट जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया था। हालांकि वो मोशन पास नहीं हुई थी इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा, तो वो पद रिक्ति नहीं हुई। और 1961 में बलराम जाखड़ के खिलाफ भी लाया था, और 1987 में भी लाया गया था, और तत्काल में 2026 में ओम बिरला के खिलाफ 18वीं लोकसभा में लाया गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है। लोकसभा अध्यक्ष का जो संविधान में वर्णन किया गया है, सारे कार्य संचालन और विधायी शक्तियां
और एक बात और आप लोगों को मैं बताता हूँ, इनका कुछ शक्तियां में कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां भी होती है, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, दो आप लोगों को मैं बताता हूँ। विधायी शक्तियां के अंतर्गत ये क्या करते हैं ना कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इन बातों को इनके द्वारा ही क्या किया जाता है, तो एड्रेस किया जाता है। और इस बात को इंगित आर्टिकल 110 में किया गया है, 110 में बताया गया है कि अध्यक्ष जो होंगे लोकसभा अध्यक्ष, उनकी उनकी यानी उनकी सहमति के बिना कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, उसको ये अपनी सहमति दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 108 में यानी 108 में इस बात को भी बताया गया है कि मान लिया जाए कि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में गतिरोध का शिकार होता है, तो इस केस में संयुक्त यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन का आयोजन किसके द्वारा किया था, राष्ट्रपति के द्वारा किया था, और इसका एड्रेस भी चेयर्ड भी इनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तीसरी बात है 118 अनुच्छेद ये कहता है कि जो संसद से संबंधित कार्य संचालन नियमावली है वो बनाने का काम और उसके अंतर्गत जो भी पावर दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। तो ये तरह इनका यह था विधायी शक्तियां। और लास्ट है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां इन द सेंस ऑफ कि मान लिया जाए कि कोई भी सदस्य को सदस्यता से रद्द करने का संबंधित कोई वैसा कोई मोशन हो। और दूसरी बात ये है कि पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत जो भी प्रावधान उसके अंतर्गत दिया गया है उसका सुचारू रूप से नियमन जरूरी है। और मान लिया जाए कि कोई भी सदस्य को हटाना हो दल बदल के एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, जो कि 85वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ का भी अंतिम निर्णय इनके द्वारा किया जाता है। और सदस्य की सदस्यता बहाल करना और उसका रद्द करना, निलंबन करना इनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, यानी बोला जाए इनके नियमन में आता है। तो इस तरह से इनका न्यायिक प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग जान गए। तो हम लोग ओवरऑल सभी लोकसभा के अध्यक्ष का जो भी विधायी प्रक्रिया, प्रशासनिक शक्तियां और न्यायिक शक्तियां के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।